राहुल गांधी ने सावरकर पर किए बयान के बाद राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की गोरेगांव में सभा के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने अमरावती में सावरकर को लेकर सनसनीखेज बयान दिया। जगताप ने कहा कि सावरकर देश के नाम पर कलंक थे। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल राहुलजी अतिशय योग्य बोललेले आहेत आणि राहुल गांधींनी खरं काय ते जगासमोर मांडलेलं आहे आणि सावरकर काय होते हे सेवानिवृत्त हायकोर्टाचे जज बीजी कोळसे पाटील यांनी सविस्तरपणे सांगितलेलं आहे। बीजी कोळसे पाटलांची व्हिडिओ कॅसेट पहा आणि त्यांच्यावर मानहानीचा दावा भरा। जर सावरकर खरे असतील तर बीजी कोळसे पाटलांवर मानहानीचा दावा त्यांनी भरला पाहिजे। एवढं गलिच्छ नीच राजकारण करणारा सावरकर आज उजळ माथ्यानं त्यांना स्वातंत्र्यवीर आम्ही म्हणायचं बिलकुल म्हणणार नाही। देशाचा कलंक होता सावरकर। वहीं भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने वीरेंद्र जगताप पर निशाना साधा। एंटोनिया माइनो के पैरों की धूल चाटने वाले सूरज पर थूकने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा बीजेपी प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने कहा। प्राध्यापक वीरेंद्र जगताप यांची लायकी काय आहे? स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना नीच म्हणणारे, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना कलंक ठरवणारे वीरेंद्र जगताप आहे कोण? हा प्राध्यापक आहे? हा निर्बुद्ध माणूस प्राध्यापक होऊ शकतो? हा काय नवी पिढी घडवणार आहे? आमदारकीच्या खुर्चीसाठी अँटोनिया मायनो यांचं पूर्वचरित्र माहीत असताना त्यांच्या समोर लोटांगण घालणारा, रॉबर्ट वाड्रा सारख्या भ्रष्ट माणसाच्या समोर शेपटी फिरवणारा, त्याची लाच चाटणारे, त्यांचे लाचार वीरेंद्र जगताप निर्बुद्ध। अहो, यांच्याकडे आमदारकी होती, जिल्हा बँकेपासून सगळीकडे भ्रष्टाचाराचं रान यांनी पिकवलं, मतदारसंघाने यांना नाकारलं आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना नाव ठेवणार कोणाच्या भरोशावर? कोणाचं नाव सांगता? बीजी कोळसे पाटलाचं। बीजी कोळसे पाटील का या देशाचा इतिहासकार आहे मोठा? अरे, पिवळी पुस्तकं वाचलेले बिग्रेडी बिंडोक निर्बुद्ध वीरेंद्र जगताप यांची या जिल्ह्याला, संपूर्ण जिल्ह्याला ओळख आहे। त्यांनी सूर्यावर थुंकण्याचं काम करू नये। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा नामोल्लेख हा अपशब्द त्यांच्याविषयी वीरेंद्र जगताप सारख्यांनी काढणे हे सूर्यावर थुंकणे आहे, याची जाणीव जगतापांनी ठेवावी। मी जगतापांचा तीव्र निषेध करतो। कांग्रेस के पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने स्वतंत्रवीर सावरकर पर किए गए बयान के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो गई है। चांदूर रेलवे पर वीरेंद्र जगताप की प्रतीकात्मक पुतला जलाकर विरोध दर्शाया गया। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जगताप ने कहा था कि स्वतंत्रवीर सावरकर देश के लिए कलंक थे और वीरेंद्र जगताप के इस बयान के बाद बीजेपी अमरावती में आक्रामक हो गई है। इस दौरान जगताप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका गया। भाजपा की मांग है कि वीरेंद्र जगताप तुरंत माफी मांगे। चांदूर रेलवे थाने में शिकायत करते हुए उन्होंने जगताप के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। इस बीच अमरावती में अब कांग्रेस और भाजपा में टकराव होने की संभावना है। बीजेपी मैदान में दारू पिऊन स्टेटमेंट देणारे माजी आमदार या वीरेंद्र जगताप यांचा निषेध असो। दारू पिऊन स्टेटमेंट देणारे माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांचा निषेध असो। रेल्वे विधानसभेच्या संपूर्ण कार्यकर्त्याच्या वतीने चांदूर रेल्वे SDO ऑफिसकडे निषेध नोंदवण्यासाठी आलेलो आहोत। सावरकर, बॅरिस्टर सावरकर हे फार मोठे स्वातंत्र्यवीर होते हे सांगायची कोणाला गरज नाही आणि त्यांचं कार्यसुद्धा भारतालाच काय तर साऱ्या जगाला माहीत आहे आणि त्यांनी हिंदू महासभासाठी जे कार्य केलेलं आहे आणि आपल्या देशासाठी जे कार्य केलेलं आहे याची सर्वांकडेच नोंद आहे आणि सामान्य व्यक्तींनी त्यांच्या याच्याबद्दल असे वक्तव्य करून जे वक्तव्य केलेलं आहे त्याबद्दल आम्ही आमदार वीरेंद्र जगताप यांचा निषेध करतो। माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांचा निषेध करतो। माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांचा माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांचा आज आम्ही इथे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या सन्मानासाठी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी आमची आघाडी इथे उभी आहोत। स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि त्यांच्या पूर्ण परिवारांनी स्वातंत्र्य यज्ञामध्ये
संपूर्ण त्यांच्या कुटुंबाची आहुती दिलेली आहे आणि त्यांनी राजकारण हे कधीच केलं नाही. त्यांचं एक स्वप्न होतं अखंड भारत आणि स्वतंत्र भारत आणि त्या स्वप्नासाठी ते आमरण लढत राहिले. आणि ज्या माणसांनी त्यांच्याबद्दल बोलले आहे त्यांच्यावर स्वतःवर कितीतरी करोडोंचे घोटाळे आहे, ईडीच्या चौकशीचे ते अजूनही दरवाजे घासून राहिले आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही भारतीय जनता पार्टी तर्फे आणि समस्त नागरिकांतर्फे इथे हजर असलेल्या, कारण इथे काही फक्त भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते नाही आहे तर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर प्रेम करणारे सगळे नागरिकसुद्धा इथे उपस्थित आहेत. सगळ्यांतर्फे आम्ही माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांचा निषेध करतो, तीव्र निषेध नोंदवतो आणि त्यांना आम्ही इथे सांगू इच्छितो की त्यांनी जो स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केला आहे त्याच्यासाठी त्यांनी जनतेची माफी मागावी. अन्यथा यापुढे जो काही इथे उद्रेक होईल आणि जी सामाजिक व्यवस्था कोलमडली जाईल यासाठी केवळ ते आणि ते त्याच्यासाठी जबाबदार राहतील. पुन्हा एकदा आम्ही भारतीय जनता पार्टीतर्फे वीरेंद्र जगताप यांचा तीव्र निषेध नोंदवतो. आमदार वीरेंद्र जगताप यांचा कैबिनेट द्वारा मंगलवार को राज्य में विकलांगों के लिए स्वतंत्र मंत्रालय को मंजूरी दिए जाने के बाद विधायक बच्चू कडू ने प्रतिक्रिया दी है। कडू ने कहा कि देश में पहली बार विकलांगों के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय होने पर गर्व है। कडू ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे न केवल अनाथ बल्कि विकलांगों के भी नाथ है। उन्होंने हमारी 20 साल की लड़ाई को 20 दिनों में पूरा किया है। विकलांग व्यक्तियों के मंत्रालय के लिए ठाकरे सरकार से कई बार संपर्क किया गया था, लेकिन शिंदे फडणवीस सरकार ने 20 दिनों में मंजूरी दे दी है। आज अतिशय महत्त्वाचा निर्णय कॅबिनेट मीटिंगमध्ये झालेला आहे। दिव्यांगाचं स्वातंत्र्य मंत्रालय त्याची आज कॅबिनेटने मंजुरात दिली आणि 3 डिसेंबर जागतिक अपंग दिव्यांग दिनापासून स्वातंत्र्य मंत्रालय देशाच्या धर्तीवर पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये होत आहे। एकनाथांनी पुन्हा सांगून दिलं की आम्ही अनाथाचाच नाही तर दिव्यांगाचा सुद्धा नाथ होऊन आता काम करणार आहोत। म्हणून एकनाथजींचे खरं तर आभार मानतो, देवेंद्रजींचे। आमचा 20 वर्षाचा लढा एकनाथजीनं जास्तीत जास्त 20 दिवसात पूर्ण केला। निवड सरकारच गतिमान नाही तर हे सरकार दिव्यांगालासुद्धा गतिमान करणारं ठरणार आहे। उद्धवजीसोबत अजितदादासोबत आम्ही 2-3 डाव निवेदन दिले, भेटलो, वारंवार मागणी झाले, पण उद्धवजींना जे यश आलं नाही, अजितदादांनी त्यावर आम्हाला पाहिजे तसा पाठपुरावा मदत केली नाही, ते 20 दिवसात एकनाथजीने केले, म्हणून त्यांचे लाख लाख आभार, धन्यवाद। अमरावती जिले के मोर्शी तहसील कार्यालय में स्वाभिमानी किसान संघ द्वारा आक्रोश मोर्चा निकाला गया। फसल बीमा की मांग को लेकर सोमवार को अमरावती में एक बीमा कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी। तुपकर ने कहा कि ये महज ट्रेलर था, पूरी पिक्चर मुंबई में दिखाई जाएगी। विदर्भ में लगातार हुई भारी बारिश के कारण सोयाबीन, कपास और संतरे की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसलिए किसानों के मुद्दे पर अमरावती स्वाभिमानी किसान संघ बहुत आक्रामक हो गया है। 8,500 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन, कपास के लिए 12,000 रुपए और संतरे के किसानों के लिए 1 लाख रुपए प्रति हेक्टर मुआवजे की घोषणा की जाए। किसान संघ के नेता रविकांत तुपकर ने फसल बीमे के मुद्दे पर सोमवार को अमरावती में बीमा कंपनी का कार्यालय तोड़ दिया और सरकार को चेतावनी दी कि ट्रेलर दिखाया जा चुका है, पूरी पिक्चर जल्द ही मुंबई में दिखाई जाएगी। रविकांत तुपकर ने यह भी चेतावनी दी कि हम पहले गांधी जी के मार्ग से आए थे, लेकिन आप फिर से मुंबई आए तो भगत सिंह को दिमाग में लेकर आएंगे। या मोर्शी आणि वरुड परिसरातला संत्रा उत्पादक शेतकरी सध्या अडचणीत सापडलेला आहे। मोठ्या प्रमाणात पावसानं या संत्र्याचं नुकसान झालं, म्हणून नुकसान अजून मिळालेलं नाही। हेक्टरी 1 लाख रुपयाची मदत संत्रा उत्पादकांना मिळाली पाहिजे। वरुड मोर्शी तालुका ड्रायझोन मुक्त झाला पाहिजे। या भागात संत्रा प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले पाहिजे आणि संत्र्याच्या निर्यातीला प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे, कोल्ड स्टोरेज उभं राहिलं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। आम्हाला दिवसाची वीज पाहिजे, रात्रीची नको। जळालेले ट्रान्सफॉर्मर ताबडतोब पाहिजे, ही सुद्धा आमची मागणी आहे। आणि सोयाबीनला आणि कापसाचा भाव, सोयाबीनला प्रति क्विंटल 8.5 आणि कापसाला प्रति क्विंटल 12,500 किमान भाव खाजगी बाजारात स्थिर करण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे ताबडतोब केंद्राकडे जावं। आमची बैठक केंद्र सरकार दरबारी लावावी आणि आयात निर्यातीच्या धोरणामध्ये बदल करून सोयाबीन कापसाचा भाव स्थिर करण्यासंदर्भातला निर्णय घ्यावा अशी आमची मागणी आहे। दुसऱ्या बाजूला पीक विमा कंपन्यांनी तोकडी मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये टाकलेली आहे, ती 100% नुकसान भरपाई द्या आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आता येतील त्यांचे क्लेम ताबडतोब डिसाईड करा
अन्यथा या पीक विमा कंपन्यांचे कार्यालय मुंबईतले आणि महाराष्ट्रातले आम्ही उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही, हे आम्ही वारंवार ठणकावून त्यांना त्या ठिकाणी सांगतो आहे. ऐकलं नाही तर काल आम्ही अमरावतीमध्ये आमच्या सहकाऱ्यांनी पीक विमा कंपनीचं कार्यालय फोडलं. हा ट्रेलर होता. पिक्चर पाहायचा असेल तर 8 दिवसामध्ये तुम्हाला मुंबईत बघायला मिळेल. प्रहार संघ ने अमरावती जिले के भातकुली तहसील के दगड़ागढ़ गांव में नियमित जलापूर्ति की मांग को लेकर और नलों से पानी छोड़ने वाले मुजोर कर्मचारियों को निकालने की मांग को लेकर जीवन प्राधिकरण के कार्यालय पर हल्ला बोला. कुछ देर के लिए इलाके में काफी हंगामा हो गया क्योंकि मजदूरों ने अधीक्षक अभियंता के कमरे में ठिय्या आंदोलन किया और अधिकारियों के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार दगड़ागढ़ के ग्रामीणों ने कई बार पानी के लिए आंदोलन किया, निवेदन दिया, लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं लेने पर प्रहार के कार्यकर्ताओं ने फिर से जीवन प्राधिकरण के कार्यालय पर हमला किया और अधीक्षक अभियंता के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया. जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहां से हटेंगे नहीं, ऐसी भूमिका कार्यकर्ताओं ने ली. दगडागड नावाचं भातकुली तहसीलमध्ये गाव आहे. त्या गावाच्या पाण्याची समस्या आहे. त्या पाण्याच्या समस्येसाठी 2018 पासून त्या गावातील महिला मंडळी आणि गावातील प्रतिनिधी, मुख्य प्रतिनिधी म्हणजे सरपंच यांच्या सहित हे वारंवार इथे येत आहेत. 2018ला 23 ऑगस्टला ही इथं मंडळी आली होती. परत आम्ही 2021ला हे परत त्यांना निवेदन दिलं होतं. हे आपल्या समोर आहे. हे निवेदन आम्ही संबंधित कार्यालयाला दिलं. या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन झालं. संबंधित जबाबदार जे अधिकारी आहेत, जे कर्मचारी आहेत, जे सामान्यपणे सर्वसामान्य लोकांना, गोरगरीब लोकांना पाणी सोडताना त्रास देतात, पाणी सोडत नाहीत. 4-4 दिवस 5-5 दिवस या गावांमध्ये पाणी राहत नाही. अत्यंत 8-8 10-10 दिवस जर पाणी गावात येत नसेल तर ही अत्यंत मोठी शोकांतिका आहे. 10-10 दिवस जर पाणी येत नसेल तर या प्रशासनाला काय चाटायचं का? लाता मारल्या पाहिजेत आणि या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणं नितांत गरजेची आहे. हे उभ्यानं तिथे सर्वसामान्य लोकांशी संवाद साधताना वाद घालतात, त्यांना धमक्या देतात. तुमच्याकडून जे होत असेल ते करून घ्या. यांना एवढी आलेली जी मस्ती आहे ही प्रशासनाला ही उतरली पाहिजे आणि ही मस्ती जिथपर्यंत ह्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आम्ही अशा प्रकारचं लेखी आश्वासन घेणार नाही तिथपर्यंत आम्ही हे स्वतःला या कार्यालयात डांबून घेतलेलं आहे. आणि एवढं जर निकरगट्ट प्रशासन असेल तर आम्ही यांची 7 वाजेपर्यंत वाट पाहू. 7 वाजता जर यांनी न्याय नाही दिला तर हे कार्यालय उद्ध्वस्त करून टाकू. याच्यापेक्षा दुसरं काहीच सांगू शकत नाही. चक्कर आहे ऑफिसमध्ये. आम्हाला हे आलो की आम्हाला हे बतलावून देतात, जा तुम्ही पाणी येते, जा तुम्ही. गेल्यानंतर आम्हाला 8-10 दिवस महिनाभर चांगलं पाणी येते, नंतर पाणी येत नाही. आम्ही गरीब मजुरासह वारंवार यायचे प्रयत्न करू शकत नाही कारण की पैसा नाही राहत. लहान लेकरं आहे. ह्या महिलाची एवढी परिस्थिती नाही राहत रोज पाडून तिकीट खर्च करून. म्हणून सर आम्ही 5-6 महिन्यातून इथं येऊन राहिलो, पण तरी हे आमच्या गावात पाण्याची समस्या मिटलीच नाही. आणि त्या याला फोन केला का रे बाबू आता 10 दिवस आहे ना पाणी सोडतच नाही काय. तो म्हणते तुमच्याकडून जे होईल ते करून घ्या. शेवटी वानकडे साहेबाला जर फोन केला तर वानकडे साहेब म्हणते तुमच्या गावाची समस्या कधी मिटन म्हणते. तुम्ही म्हणते गेल्या म्हणते तर काय झालं म्हणते, काहीच नाही होऊ शकत म्हणते. आम्हाला अशा हे धमक्या देतात पाण्यावाले. तर मग आम्ही करावं तर काय करा. अमरावती जिले के अचलपुर में कुंडात्मक एकादशी महायज्ञ और राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है. इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक शंकराचार्य, महामंडलेश्वर आचार्य और साक्षी के साथ ही विभिन्न पंथ के संत शामिल होंगे. इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन और राम कथा के लिए पश्चिम विदर्भ के अनेक भक्त शामिल होंगे और उनके लिए भोजन विहार की व्यवस्था की गई है. विशेष रूप से 5 प्रमुख आचार्य हैं और उनके अधीन लगभग 35 से 40 लोग पूरी व्यवस्था का इंतजाम देख रहे हैं. यहाँ सभी के लिए शुद्ध शाकाहारी खाना बनाया जा रहा है. इस महा आयोजन के लिए जिले के कई व्यापारियों ने उदारता पूर्वक दान का हाथ आगे बढ़ाया, जबकि बहुत से भक्त अपने सामर्थ्य अनुसार अन्य खाद्य पदार्थ आदि भी दान कर रहे हैं. राष्ट्रीय
संत सम्मेलन एवं रामकथा के दौरान सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इस स्थान पर 45 दिनों तक अखंड राम धुन का आयोजन किया गया है। इसके लिए देश भर से आए संतों और युवाओं के 15-15 लोगों के 3 समूह बनाए गए हैं और संतों की यह मंडली बिना किसी रुकावट के राम धुन का जाप कर रही है। एकादश कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ, श्री राम कथा एवं राष्ट्रीय संत सम्मेलन हो रहा है। इसका यही आयोजन है। इस आयोजन में पूरे भारतवर्ष से लगभग 500 से 600 महापुरुष, संत महात्मा, श्री महंत जगतगुरु आदि सब महापुरुष पधारेंगे। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ अखंड नाम संकीर्तन चालू है, जो 2 तारीख से चालू हो गया है और ये 8 तक चलेगा। यज्ञशाला का निर्माण चालू है और हमारी समिति के जो लोग हैं उन्होंने 7 उप समितियाँ बनाई हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के रहने वाले लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। रसोई की सेवा में कौन रहेगा, पानी पूर्ण करने के लिए कौन रहेगा, ट्रैफिक व्यवस्था में कौन रहेगा। प्रशासनिक सहयोग भी हमको भरपूर मिल रहा है। हमारी नगर पालिका के लोग भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं ये शासन के लिए। और ये इतना विशाल ये आयोजन है, ये अमरावती जिले में पहली बार इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। करीब 3 साल के अंतराल के बाद अमरावती में दीनी तबलगी इज्तिमा का आयोजन किया गया। 2 से 4 दिसंबर तक आयोजित इस इज्तिमा के लिए सभी तैयारियां आखिरी दौर में हैं। अमरावती में मुस्लिम बंधुओं की धार्मिक प्रबोधन पर इज्तिमा आयोजित किया गया है। प्रशासन की ओर से सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठन और स्वयंसेवी मदद के लिए आगे आए हैं। अनुमान है कि अमरावती जिले सहित अन्य जिले से 25,000 से अधिक मुस्लिम बंधु इस इज्तिमा में भाग लेंगे। नागरिकों को असुविधा न हो, इसके लिए स्नान व वजू और भोजन व चाय नाश्ते की भी व्यवस्था की जाएगी। इसी के तहत तैयारी जोरों पर चल रही है। इस इज्तिमा में शिरकत करने वाले लोगों के लिए हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि आने वाले नागरिकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी या तबीयत में खराबी महसूस होती है तो उन्हें तत्काल इज्तिमा गाह में ही उपचार किया जाएगा। इसके साथ ही दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है। 2 दिसंबर से होने वाले इस इज्तिमा के लिए सभी तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू है। फसल बीमा कराने वाले किसानों को फसल का नुकसान होने के बाद बीमा का लाभ लेने के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बुल्ढाना जिले में तो कई किसान बीमा की राशि लेने के लिए कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए किसान नेता रविकांत तुपकर काफी आक्रामक हो गए और जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय में धरना दिया, लेकिन बीमा कंपनी की ओर से अपेक्षित जवाब नहीं मिलने पर रविकांत तुपकर ने पुलिस से शिकायत की। किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि जमा नहीं होने को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर सहित कई किसानों ने दिन भर जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि फसल बीमा कराने के बाद भी किसानों को फसल बर्बाद होने के बाद बीमा का लाभ नहीं मिल रहा। बुलढाणा जिल्ह्यासाठी जी पीक विमा कंपनी आहे शेतकऱ्यांसाठी ती AIC कंपनी आहे। या AIC कंपनीनं अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये अत्यंत तोकडी रक्कम टाकल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आणि आज दुपारी 12 वाजेपासून अगदी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांनी कृषी अधीक्षकांच्या कार्यालयामध्ये ठिय्या मांडलेला होता। या ठिय्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही काय पदरात पडलं तर 25,000 शेतकरी या विमा कंपनीनं विम्यापासून रिजेक्ट केले होते। ते 25,000 शेतकरी पुन्हा आम्ही विम्याची त्यांचे क्लेम डिसाईड करू असं पत्र कंपनीनं आम्हाला दिलेलं आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांना पीक विमा कमी मिळाला
त्यांना भरीव पीक विमा द्या, ही आमची मागणी होती. बीमा कंपनी AIC के खिलाफ बार बार मिल रही शिकायत पर जिला कृषि अधीक्षक संतोष डाबरे ने पुलिस थाने में शिकायत की है. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. जिल्हा कृषी अधिकारी बुलढाणा श्री डाबरे साहेब यांनी पोलीस स्टेशनला लेखी तक्रार दिली की ॲग्रिकल्चर कृषी विमा कंपनी या कंपनीने या हंगामामधील शेतकऱ्यांचे विमा पॉलिसीचे पैसे जमा केले आणि त्यांना फार अल्प प्रमाणात त्यांच्या नुकसान भरपाई दिलेली आहे. अशा प्रकारची तक्रार या ठिकाणी दिलेली आहे. जिल्हाभरामध्ये जवळपास 233 कोटी रुपये विमा कंपनीने शेतकऱ्यांकडून जमा केलेले आहे आणि त्या मोबदल्यात त्यांना 103 कोटी रुपये परत दिलेले आहे. पोलीस प्रशासन या तक्रारीची पडताळणी करून योग्य ती कारवाई करणार आहे. बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनी शासनानं नेमून दिलेली आहे. 2022-23च्या या खरीप हंगामामध्ये जवळपास 3,57,000 शेतकऱ्यांनी विमा काढला. त्यापैकी आतापर्यंत जे काही शासन स्तरावरून आलेल्या माहितीनुसार 1,56,056 शेतकऱ्यांना 103 कोटीचा विमा मंजूर केलेला आहे. यांनी जे काही प्रतिनिधी नेमले होते सर्वे करण्यासाठी, यांनी परस्पर सर्वे केले आणि ते केलेले सर्वे त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवलेले आहे. त्याच्यामुळे हा सर्व जो काही प्रकार हा निदर्शनास आलेला आहे आणि या संदर्भामध्ये त्यांनी शेतकऱ्याची तसेच शासनाची सुद्धा दिशाभूल केलेली आहे, फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे त्या फसवणुकीच्या अनुषंगाने सदर पुलिस स्टेशन में अपन गुन्हा दाखिल कर रहे थे. अकोला शहर के संपत्ति मालिक अगर टैक्स रसीद मिलने के बाद भी टैक्स की रकम अदा करने में आनाकानी करते हैं और 30 नवंबर तक संपत्ति कर की देय राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तब अकोला के करदाताओं को प्रति माह 2% जुर्माना भरना होगा. कोरोना के कारण आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति अभी भी पटरी पर नहीं आ रही है. वहीं शहर के कई बड़े व्यवसायियों, राजनीतिक नेताओं, डॉक्टरों, शिक्षण संस्थान संचालकों पर प्रॉपर्टी टैक्स का करोड़ों रुपए बकाया है. नगर निगम ने खजाने पर इसका असर पड़ रहा है. इसे देखते हुए मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने संपत्ति कर नहीं देने वालों पर 2% प्रतिमाह जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है. कुछ नागरिकों ने इस पेनल्टी को माफ करने की मांग की तो आयुक्त ने बकाया टैक्स 30 नवंबर तक जमा करने पर पेनल्टी माफ करने का निर्णय लिया है. लेकिन 30 नवंबर के बाद 2% पेनल्टी लगने की प्रबल संभावना है. पिछले कई वर्षों में सामान्य अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं पर अधिक जोर दिया गया है और राज्य के कई अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के कारण अब सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है. बुलढाणा जिले के खामगांव में भी ये काम शुरू हो गया है और जल्द ही ये आधुनिक ऑटोमेटिक सिस्टम क्रियान्वित होगा. 1 साल पहले भंडारा में जिला सामान्य अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में आग लग गई थी. इसी तरह विरार में कोविड शिशु केयर यूनिट में 10 मासूम शिशुओं की मौत हो गई थी. वहीं विरार के कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई. इन घटनाओं से अस्पताल में फायर ऑडिट का सवाल खड़ा हो गया. इसके बाद चिकित्सा प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी अस्पतालों में फायर कंट्रोल सिस्टम क्रियान्वित करने के लिए कमर कस ली है. इसके तहत पिछले कुछ दिनों से खामगांव सामान्य अस्पताल में फायर कंट्रोल सिस्टम लगाने का काम शुरू हो गया है, जिसमें पूरे अस्पताल में पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है और फायर अलार्म और स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं. एक बड़ा टैंक बनाया जाएगा और उसमें एक पंप लगाया जाएगा. ये सभी अत्याधुनिक प्रणालियां हैं और अगर अचानक आग लगने की स्थिति बनती है तो आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा. इस कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. फायर ऑडिट के बाद खामगांव सामान्य अस्पताल को फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र मिलेगा और उसके बाद इस अत्याधुनिक प्रणाली को अमल में लाया जाएगा. ऐसी जानकारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर टापरे ने दी. खामगाव सामान्य रुग्णालय इथे फायर सेफ्टीचे इक्विपमेंट लावण्याचे आता काम सुरू झालेलं आहे. त्यात फायर सेफ्टीसाठी म्हणजे पूर्ण स्प्रिंकलर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, ते सिलेंडर्स वगैरे याचे काम आहे. पूर्ण पाईपलाईन पूर्ण दवाखान्यात बसवण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. मग एक अंडरग्राउंड एक वॉटर टँक बनेल आणि त्याची एक स्वतंत्र फायर सेफ्टी अशी सिस्टीम आपल्या दवाखान्यात होईल.
जेणेकरून कुठे पण असं परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याच्यावर आपल्याला डील करता येईल. त्यामुळे न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज़। नमस्कार।